सादा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में आज का विषय हम कल ही घोषित कर चुके थे कि किसान आंदोलन के संदर्भ में हम कल फिर बात करेंगे। वादे के मुताबिक आज हम फिर बात करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। देश बड़ी उम्मीदों के साथ था। कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, किसान आंदोलन के प्रति जिस प्रकार का सहानुभूति व्यवहार किया था, जिस प्रकार की टिप्पणियां, जिस प्रकार का सुनवाई के दौरान वातावरण बना था, उसके तहत लगा था कि आज देश को समाधान की शक्ल में कुछ ठोस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर कोशिश तो हुई पर समाधान निकला नहीं, बल्कि दूरियां और तल्ख होती दिख रही हैं। अंतर केवल इतना है कि कल तक सरकार का रवैया अड़ियल दिखाई देता था। लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ सुन क्यों नहीं रही है। पर आज जिस तरीके से किसान संगठनों ने अपनी बात रखी है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई व्यवस्था के संदर्भ में जिस प्रकार का रवैया रखा है, एक वातावरण अब देश में निश्चित रूप से बनेगा कि वाकई किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग समाधान चाहते ही नहीं हैं। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन तीनों कानूनों को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन कानूनों की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है, जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि यह समिति गुण दोष के आधार पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे कि ये कानून कैसे हैं, तो फिर किसान संगठनों की ये जिद कि हम इस कमेटी के सामने ही नहीं जाएंगे, हम किसी भी प्रकार की बातचीत ही नहीं करेंगे और हमारा आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा, तो इसको कैसे जायज माना जाए। किसान संगठनों की अपनी दलील है इसके संदर्भ में। सबसे पहली दलील जो किसान संगठनों की है वो इस संदर्भ में है कि इस समिति में जो 4 सदस्य नामांकित किए गए, चारों पहले ही अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति इन कानूनों के समर्थन में व्यक्त किए हुए हैं। लेकिन किसान संगठन साथ में यह भी कहते हैं कि अगर आप सदस्य बदल भी देते हैं तो भी हम समिति के सामने नहीं जाएंगे। यह दलील ही अपने आप में उनके अड़ियल रवैये को जाहिर करते हुए दिखाई देती है। किसान संगठनों के संदर्भ में, उन हजारों लाखों किसानों के संदर्भ में देश एक सहानुभूति के भाव से था, लेकिन यह तेवर कहीं इस आंदोलन के संदर्भ में जनता की सहानुभूति को खो तो नहीं देगा। यह भी एक अहम मसला आज के हमारी चर्चा में है। हमारे साथ कई सारे मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे, जो अपने नजरिए से रूबरू कराएंगे कि वस्तुतः अब दिशा क्या जाने वाली है। पर उन अतिथियों से आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले समय है हमारा आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ऐसी जटिल परिस्थितियों के संदर्भ में राह सुझाने वाले चाणक्य का दिया हुआ है। चाणक्य ने यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार अर्थात सीधा साधा नहीं होना चाहिए। सीधे व्यक्ति और वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। तो किसान, जिसके संदर्भ में जनधारणा आदिकाल से चली आई है कि किसान बहुत सीधा होता है, भोला होता है, मेहनती होता है, ईमानदार होता है, तो क्या इस देश में किसान इस भोलेपन की, इस ईमानदारी की कीमत चुका रहा है? पर आज जो कुछ भी घटित हुआ है उसने क्या हमारी इस धारणा को बदलने की दिशा में कोई कदम तो नहीं बढ़ा दिया है? इसी पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद संतोष पांडे जी हैं। इस आंदोलन के संदर्भ में अपनी तल्खी को लेकर इन दोनों चर्चा में हैं, लेकिन आज किस नजरिए के साथ हमारे बीच में बात रखते हैं, देखने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ बादल सरोज जी है। बादल सरोज जी की देश में पहचान भले ही कम्युनिस्ट नेता की हो, पर वह इस किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है। संजीदा तौर पर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। उनसे जानने में हमें वाकई दिलचस्पी है कि सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद यह रवैये की मजबूरी क्यों आन पड़ी है। श्रवण गर्ग जी हमारे साथ में हैं। खरी खरी कहने के लिए हम सब उनके पास ही जाते हैं और सुनते हैं। आज एक बार फिर वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ ML शर्मा जी हैं। कल बहुत गुस्से में थे, पर आज उनका लहजा और उनकी दलीलें क्या है, इसमें भी हम लोग दिलचस्पी रखेंगे। तो चर्चा की शुरुआत हम बादल सरोज जी से करना चाहते हैं। बादल सरोज जी से करना इसलिए चाहते हैं कि जो लड़ाई इतनी लंबी लड़ी गई, उस लड़ाई के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद भी आपने अपने आप को वहीं खड़ा कर रखा है। क्यों? देश की सरकार पर तो आपका भरोसा नहीं था, पर आज की आपकी टिप्पणियों से लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति भी कोई भरोसा आपका बचा नहीं। थोड़ा रोशनी डालेंगे बादल जी, ताकि कुहासा छट सके और समझ पाए कि क्यों आप अभी भी वहीं के वहीं खड़े रहना चाहते हैं, वहीं के वहीं बैठे रहना चाहते हैं। देखिए, 3 पहलू। पहला पहलू तो इसका यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस दुविधा में डालने के लिए सरकार ने जो कोशिश की है वो बहुत गलत है जी। सर्वोच्च न्यायालय का कि लोकतंत्र में सरकारों का काम है नीति बनाना
और उन नीतियों के खिलाफ अगर जन असंतोष आता है तो सरकार का और जनता के बीच में बातचीत करके उसके निदान निकालना। जी। सुप्रीम कोर्ट सरपंच नहीं है, जी। सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्ररी काउंसिल नहीं है। अगर कोई कानून अवैधानिक और असंवैधानिक बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो उस कानून को रद्द कर सकता है। जी। ऐसा कोई अधिकार भारतीय संविधान में नहीं है कि सर्वोच्च संसद ने कोई कानून पास किया हो, उसे सुप्रीम कोर्ट कैप्टिन अबेयंस या कुछ दिनों के लिए स्थगित करे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जी। ये बातचीत हो रही है किसानों के बीच में, सरकार के बीच में। हम कह रहे हैं कि नीति बदलो, सरकार कह रही है कि ये हमारी नीति है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं आता नहीं है। पहला निवेदन तो हमारा ये था। जी। दूसरा निवेदन हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, आपने खुद इस बात को स्वीकार किया है जी। कि वो इस देश के वो 4 महापुरुष हैं जी। जिनमें से 2 ने इन एक्ट के समर्थन में रैलियां निकाली हैं। जी। कृषि मंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं कि अगर इन एक्ट को वापस लिया तो वो ये कर देंगे और वो कर देंगे। जी। और 2 जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, जी। ये वो लोग हैं, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस के पिछले 1-1.5 महीने के अंकों को उठाकर देख लें जी। तो आपको ये मिलेगा, ये वो लोग हैं जो इन एक्ट्स के समर्थन में न केवल लिख रहे हैं बल्कि एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों के खिलाफ बेहद भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो जो फुल्ली कन्विंस्ड है उन एक्ट से, उनकी कमेटी बनाना, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था को भी, जिन्होंने भी ये नाम सुझाए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के का अपमान किया है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। जी। क्योंकि ये तो एक मिनिमम सेंस ऑफ प्रॉपर्टी थी कि आप किन को ले जाना चाहते हैं। जी। ऐसी कोई निष्पक्ष कमेटी नहीं बनी है और इसीलिए गुमानमल लोढ़ा जी ने, चीफ जस्टिस लोढ़ा जी ने इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जी। वो इस विवादित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जी। दूसरी बात ये थी कि 542 लोकसभा मेंबर्स, 250 के करीब राज्यसभा के लोग, वो अगर कोई कानून पारित करते हैं तो हमारे संविधान के निर्माताओं में ये बुद्धिमत्ता और विवेक थी कि उसे कोई 3 जजों की बेंच रोकेगी नहीं। जी। उसकी संवैधानिकता पर विचार करेगी, अगर वो गैर कानूनी है तो वो रद्द कर देगी। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहां जा रही है? जी। हमें सरकार से बात करनी है। हमने सरकार को देखिए पॉइंट बाई पॉइंट समझाया कि इससे ये नुकसान होने वाले हैं। जी। चौथी मीटिंग में जब हम गए तो हमने सरकार से ये जानना चाहा कि हुजूर, हमने आपको 1.5 घंटे में समझाया था कि ये इसलिए हमारे लिए हानिकारक है, अब आप हमें शाम तक हम बैठे हुए हमको ये समझा दीजिए कि ये किस लिए हमारे लिए लाभदायक है। जी। कृषि मंत्री जी ने ये कहा कि नहीं, वो इन 40 लोगों को नहीं समझा सकते, 4-5 लोगों की कमेटी बनानी है। ये एक ऐसा तर्क है कि मतलब आप अगर 40 लोगों को नहीं समझा पाएंगे तो 130 करोड़ लोगों को क्या समझाएंगे? इसलिए इस पे कोई आड़र नहीं है, कोई हट नहीं है, कोई जिद नहीं है। ये जो एक मखौल किया गया है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, सुप्रीम कोर्ट को भी जो हास्यास्पद बनाने की जो कोशिश की गई है, उस पर हमारी आपत्ति है। हम अच्छा, एक और आखिरी बात मैं ये चाहता था जी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान इस आंदोलन को चला रहे 450 किसान संगठनों में से किसी एक को बुलाया? जी। हमको नोटिस जारी किया कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग भी आइए, आपके पक्ष को भी सुना जाएगा? नहीं बुलाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी जब एक वकील ने यह कहा कि पीएम से, प्रधानमंत्री जी से यह कहा जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम प्रधानमंत्री जी से नहीं कह सकते क्योंकि वो इस मुकदमे में पार्टी नहीं है। जी। लेकिन हमसे कह सकते हैं, तमाम सारे उन संगठनों से जिन्हें आपने, जो 20 किलोमीटर की दूर पर बैठे हुए थे, एक चिट्ठी लिखकर आकर आपने कहा होता कि आप भी हाजिर हो, आप भी बात कहें, तो शायद एक बार लगता भी कि हमारी बात को भी सुना गया है। जी। तो जब हम जिस मामले में पार्टी नहीं है, जिसमें हमें कोई सूचना नहीं दी गई, जिसमें हमसे कोई राय नहीं ली गई, ऐसे फैसले को हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? बादल जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे, माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। एक तो आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमें सुना नहीं। दुष्यंत दवे आंदोलनरत किसानों की ओर से ही वहां पर पैरवी कर रहे थे, यह बताया जाता है। कल बाकायदा चीफ जस्टिस के द्वारा कहा गया था कि आप किसानों के बीच में जाएं, उन्हें मेरा संदेश दें,
आपके प्रति इतना ज्यादा सम्मान व्यक्त किया चीफ जस्टिस के द्वारा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको तलब किया जाए, उन्होंने कहा कि आप जाए मेरा संदेश लेकर। आपके पास संदेश लेकर गए और आपने अपने जवाब से आज कोर्ट को अवगत कराया। क्या इसे आप पर्याप्त नहीं मानते? पहला मामला तो ये। और दूसरा ये कि 9 दौर की बातचीत में जब समाधान नहीं निकल रहा, किसानों की ओर से ही तमाम याचिकाएं वहां पर लगी। हमारे साथ एमएल शर्मा साहब हैं जो स्वयं एक याचिका लेकर कोर्ट के पास गए थे और तब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह हस्तक्षेप किया गया है। तो सरकार से आपको उम्मीद नहीं? क्या माना जाए कि सर्वोच्च न्यायालय से भी आपकी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आप उस तरफ कान नहीं देंगे? देखिए, आंदोलनरत किसान संगठनों की ओर से कोई याचिका नहीं लगाई गई थी जी। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने भेजा हमारे पास अपना अभिवादन, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसे नहीं चलती है न्यायिक प्रक्रिया जी। न्यायिक प्रक्रिया में आपको पार्टी बनाना होता है। आप केस को उठाकर देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसके खिलाफ और किसके विरुद्ध केस है। तो हम उसमें पार्टी नहीं है। जब हम पार्टी नहीं है, जब हमारी बात को कहने का अधिकार ही नहीं था हमें वहां, तो कोई फैसला हम पर जबरदस्ती आप किस तरीके से अपेक्षा करेंगे कि हम उसको लागू करें? और ये कोई फैसला भी नहीं है, ये कोई फैसला भी नहीं है। बादल सरोज जी का मानना है कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिस पे हम कान दें। लेकिन एमएल शर्मा जी के पास मैं जाना चाहूंगा। एमएल शर्मा जी कल बहुत ज्यादा व्यथित थे इस बात को लेकर कि सरकार कर क्या रही है, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय की पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगा कि ये जो किसान संगठन आंदोलनरत हैं ये क्या कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे शर्मा साहब? आप सरकार से तो निराश थे ही, अब इन किसान संगठनों से भी आपकी कोई निराशा है या इनके प्रति कोई संवेदना, कोई सहानुभूति और कोई तर्क समर्थन में आपके पास मौजूद है? आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया है, मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट कर दें अपने। एमएल शर्मा जी अभी तकनीकी तौर पर हमें दिक्कत है, हम उनके पास वापस लौटेंगे, लेकिन संतोष पांडे जी के पास में आपके पास चलते हैं। और संतोष जी जानना चाहेंगे, एक मजबूत सरकार, एक स्पष्ट बहुमत की सरकार, एक तेज तर्रार सरकार, एक जन सरोकारों के प्रति समर्पित सरकार 9 दौर की लंबी बातचीत के बाद कुछ नहीं दे पाई और हालत यह हो गई कि इस कानून के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा। इस विफलता पर कुछ कहना चाहेंगे संतोष पांडे जी? जिस कानून के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि आप इसको तात्कालिक रूप से स्थगित कर दिए, नहीं तो हम कर देंगे। कुल मिला के आपने किसानों की बात तो नहीं सुनी, सर्वोच्च न्यायालय की भी बात नहीं सुनी और आखिरकार आपके बनाए कानून को, संसद की सर्वोच्चता को आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थगित कर दिया गया। कुछ आत्मग्लानि का बोध, कुछ अपराध बोध संतोष पांडे जी आपके अंदर आया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? माननीय हिमांशु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोर कृषि क्षेत्र में समृद्धि और किसानों को सशक्त बनाने के लिए हमेशा रहा है। सरकार किसानों की आय को दुगनी करने के लिए और दुगनी करने का लक्ष्य लेकर के ही ये कदम उठाए हैं। संसद के पास कृषि विधेयक से और ये कहें कि 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगल से मुक्ति मिलेगी, इसी धारणा को लेकर के और ये कदम उठाया गया और ये ऐतिहासिक कदम था। और जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें निराशा और शर्म की और ऐसी कहीं किसी प्रकार की बात नहीं है। लगातार किसानों से चर्चा की गई, लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और निवेदन के साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से और सभी किसानों का सम्मान उनके साथ बहुत अच्छी बैठक करने की कोशिश की गई। बार बार उनसे निवेदन किया गया कि रास्ता निकालें। रास्ता निकालने का अच्छा तरीका बातचीत से ही निकल सकता है। सब प्रकार से कोशिश की गई, किंतु ऐसा कह सकते हैं कि उसमें से किसानों के आंदोलन को शायद किसी ने हाईजैक कर लिया है जी। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, माननीय बादल जी है जी। और बादल जी के विषय में हम सभी जानते हैं, शायद बादल जी लोगों ने ही उसको हाईजैक कर लिया और अपने तरीके से उसको मोल्ड करके, मैं तो ये कहना चाहूंगा
कि ये पर्दे के पीछे किसानों को गुमराह करने का काम किया है जी। और इन्हीं की विचारधारा है जो सन 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थे जी। और आज जब किसान, मैं ये बात कहना चाहूंगा जी। आज या तो किसान सोसाइटी में है, धान बिक्री के लिए है, आज वो रत जगह कर रहा है, आज वो बोरे के लिए परेशान है, आज वो गेहूं की बुआई और गेहूं की खेती में अपना पूरा ध्यान दे रहा है। वहां जो है 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में कितने परसेंट किसान हैं, कितने प्रदेश के हैं? इन्होंने मंडी को बंद कराने की कोशिश की, बंद नहीं हुआ, भारत बंद नहीं हुआ, इनको जनता ने दौड़ाया, प्रयास सब प्रकार से किया गया, सड़कों पे लाने की कोशिश की गई, भड़काने की कोशिश की गई, सब प्रकार से, और हिंसा का भी रास्ता। आप जानते हैं कि खट्टर जी उतरने वाले थे, हेलीकॉप्टर उनका उतरना था, जिस प्रकार से वहां तहस नहस किया गया, मंच में, मैदान में, हेलीपैड में, खट्टर जी को अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। ये कौन लोग हैं जो हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए उकसा रहे हैं? आज जो वहां सड़क पर दिखते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, किसानों के वेश में, किसानों की पगड़ी में कई ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि चर्चा हो, किसानों के विषय में निर्णय लिए जाए। संतोष जी, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। आपने सारी बात कही, पर मैंने जो सवाल किया उनमें से किसी का उत्तर आप देने की कोशिश नहीं की है। यह बात आप जैसे तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार कहते आ रहे हैं। बादल सरोज जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ना हुए, आपके अनुसार देशद्रोही हो गए। इस देश में अब राजनीति में केवल वही देशभक्त है जो आपके साथ है, जो आपके साथ नहीं है वह देश के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ नहीं है। कमोबेश इस विचारधारा के साथ आप हैं। पर मैं जानना यह चाहता हूं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कि इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी दलीलों के बाद सर्वोच्च न्यायालय को आप राजी क्यों नहीं कर पाए कि वो आपके पारित कानूनों को बनाए रखे? कानूनों को स्थगित कर दिया गया। बादल सरोज जी आज इस कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि ये संसद के द्वारा पारित कानूनों को स्थगित किया जाना, यह हमारी अपेक्षा कतई नहीं थी। पर आपके बनाए कानून आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थगित कर दिए गए। इस विफलता को लेकर कुछ शर्मसार हैं आप, खास तौर पर तब जब आप यह मानने से भी इंकार कर देते हैं जो लोग बैठे हैं वो किसान हैं। किसान नहीं है तो भी उनका दबाव, तो भी उनकी परेशानी, तो भी उनकी दलील देश के सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य कर देती है कि उन्होंने इन कानूनों को स्थगित कर दिया। इसको लेकर अपनी विफलता को स्वीकारेंगे या इस पर भी गर्वित हैं आप कि देखो हमने चाहा तो कानून स्थगित हो गए, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? हिमांशु जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूं जी, मैंने उनको देशद्रोही नहीं कहा है जी। और दूसरी बात कि वास्तव में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है ये स्वागतनीय है और कहीं भारतीय जनता पार्टी या माननीय मोदी जी को निराश या शर्म ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सोया है, नींद में है, उसको जगाया जा सकता है, और यदि कोई नखरा मार रहा है ओढ़ करके कि उठना ही नहीं है हमको, मानना ही नहीं है हमको, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी ये चर्चा के लिए तैयार नहीं है। ये कहीं कोई किसी प्रकार का पहल नहीं करना चाह रहे। बड़े अजीबोगरीब स्थिति है संतोष पांडे जी। अपनी सरकार के द्वारा पारित कानूनों के स्थगित होने को स्वागत योग्य करार दे रहे हैं, उन कानूनों को स्थगित किए जाने को स्वागत योग्य करार दे रहे हैं जिसके विषय में वो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ दलील दे रहे थे किसानों के लिए इससे बेहतर हो क्या सकता है। वो कानून स्थगित हो गए, वो स्वागत योग्य है। बहरहाल मैं संतोष पांडे जी के पास वापस आऊंगा। एमएल शर्मा साहब के साथ में हम वापस कोशिश करते हैं और शर्मा साहब से समझना चाहते हैं कि आज जीतते जीतते कहां अटक गए किसान संगठन, और किसान संगठनों ने आज के रुख के साथ क्या आपको नहीं लगता है कि अपने प्रति जो एक सहानुभूति का वातावरण था उसे खोने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है? क्योंकि देश में छवि तो अब यही बन रही है कि ये समझौते के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, केवल अड़ना चाहते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, किसान संगठन सही है जी, वो सहानुभूति नहीं खो रहे जी, वो किसी से कुछ मांग नहीं रहे, वो अपने और अपने परिवार की जीवन रक्षा के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग 2 मिनट में नहीं समझ पाएंगे। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में वही चीज कही जो कल मैंने आपके चैनल पे कही। इस कानून को पास करने वाले नरेंद्र मोदी हैं जी। नरेंद्र मोदी को खुद बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिनको डिसीजन करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते।
एक ड्रामा कर रही है बीजेपी। और अभी इन्होंने कहा है माननीय पांडे जी ने, सोते हुए को तो जगाया जा सकता है लेकिन जो नखरे करके बैठा है उसको नहीं जगा सकते। तो ये बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी और जितने एमपी एमएलए जो बीजेपी के बैठे हुए, ये सब जगे हुए हैं लेकिन सोने का बहाना कर रहे हैं। और आज इनको शर्म आनी चाहिए। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आज फिर रिपीट किया कि मोदी को आना चाहिए खुद डायरेक्ट किसानों से बातचीत करने के लिए, भाषण देने के लिए, वोट मांगने के लिए। ये आदमी पूरे देश में दौड़ता है लेकिन किसान जो अपने परिवार की रक्षा के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं उसके बात करने के लिए इसके पास न समय है। मैं शर्मा साहब आपसे फिर आग्रह करूंगा, मैंने कल भी आपसे कहा था, आप बहुत बुद्धिमान वकील हैं, आप नरेंद्र मोदी के संदर्भ में हो सकता है नाराजगी रखें, पर वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारी संवाद की अभिव्यक्ति में उनके सम्मान को लेकर एक भाव रहना चाहिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर आपसे आग्रह करूंगा, मेरा विनम्र आपसे, कि आप अपनी बात जितनी स्पष्टता से रखना चाहे रखें, पर भाषा की मर्यादा को लेकर कम से कम आप जैसे सुशिक्षित व्यक्ति के संदर्भ में कोई संकट नहीं आना चाहिए। हम देश में क्या संदेश दे रहे हैं? ठीक है, माफ कीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इन किसानों से बात करनी थी। यही बात आज हमने सुप्रीम कोर्ट में कही कि ये जितने चमचे कड़छे आ रहे हैं जी, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर सब कह रहे हैं, कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, फलाने बात कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। तो हमने कहा उनकी औकात क्या है बात करने की? जी, वो डिसाइड तो कर ही नहीं सकते। जो आदमी डिसाइड नहीं कर रहा है उसको आप आगे डिसाइड नहीं कर सकता, वो क्या बात करेगा? और जिसने लागू किया है वो सुनने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, हम प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते कि जाकर के किसानों से बात करें। इसका मतलब है ये गवर्नमेंट किसानों से बात नहीं करना चाहती जी। ये गवर्नमेंट सिर्फ एक बात से घबराई हुई है कि आने वाले इलेक्शन में कहीं उनका वोट बैंक का बंटाधार उसी तरह से न हो जाए जिस तरह से हरियाणा में अभी इलेक्शन में हुआ है जी। इसको किसानों से मतलब नहीं है, इसको इस देश के लोगों से मतलब नहीं है। शर्मा इसको साहब, मतलब सिर्फ अपने मुझे आपसे लेकिन ये जानने में दिलचस्पी है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के गठन से पहले ही ये कोर्ट को बताया गया कि किसान समिति के संदर्भ में राजी नहीं है। अब आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को है कि किसान संगठनों के द्वारा जो ये इंकार कर दिया गया है कि हम कमेटी के सम्मुख नहीं जाएंगे, क्या आपको लगता है कि इस फैसले ने किसान संगठनों को देश के सम्मुख एक अड़ियल आंदोलनकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है? क्या कहेंगे आप? नहीं, किसान बहुत सही कह रहे हैं जी। एक एडवोकेट मैं आपको बता रहा हूं जी। हमने एक पिटीशन 2014 में लगाई थी तेलंगाना बनने के विरोध, बिना स्टेट गवर्नमेंट के विधानसभा के पास किए, वो संविधान के विरोध में बनाई गई जी। उसमें नोटिस इश्यू हुआ और उस समय यही माननीय बोर्ड जी जस्टिस दत्तू के साथ बैठे थे। इन्होंने कहा था हम इसको डिसाइड करके रेस्टोर कर देंगे पोजीशन। जी। आज 2014 से 2020 हो चुका, उस पिटीशन का पता नहीं, उस समय का आंदोलन का पता नहीं, सब ठंडा हो चुका है। आज किसान के एक नेता ने स्पष्ट रूप से कहा आज हम जाते हैं, 2 मिनट में स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? आज बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है किसी भी तरह से, चाहे उनके ऊपर एलिगेशन लगाना पड़े कि ये देशद्रोही हैं, जो कि आज लगाया गया है जी। ये आतंकवादी आज लगाया गया, ये किसान संगठन चले जाए। अब मैं आपके प्रश्न के ऊपर आता हूं शुद्ध रूप से जवाब। जी। स्टे लगने से तुरंत किसानों के साथ में जो होने वाला था, जो अनहोनी होने वाली थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा एग्रीमेंट करके उनको अपने कंट्रोल में लेना था, वो रुक गया। जी। ये एक इतनी अच्छी चीज हुई है जिसके लिए हमने पिटीशन लगाई थी। केवल हमने स्टे मांगा था कि इस पर तुरंत स्टे लिया जाए, नहीं तो इस बीच में जितने भी एग्रीमेंट होते उन सब के द्वारा डैमेज के लिए ये लोग केस डालते और किसानों की जमीन बिक जाती उसमें। जी। दूसरी चीज, ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी इसलिए नहीं बनाई गई है कि ये कमेटी ये डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। ये कमेटी एक रास्ता दिया गया है और इसलिए दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने और मोदी ने तो सुनने से साफ मना कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सॉरी क्षमा चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बात करने से भी मना कर दिया, दूर बैठे हुए हैं किसी कोने में जी। तो गवर्नमेंट तो सुनने को तैयार नहीं है और गवर्नमेंट सुन करके कोई जवाब देने को भी तैयार नहीं है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, इनके ऊपर वाटर कैनन डाला जा रहा है इस ठंड में। शर्म आनी चाहिए इनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि सारे किसान यहां पे आए या संगठन यहां पे आए। उनका हम एक कमेटी बना रहे हैं, जो जो अपने ग्रीवांस कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो इस कमेटी को बताएं वो क्या चाहते हैं, और कमेटी उस चीजों को समराइज करके हमारे पास भेजेगी। इस कमेटी को यह अधिकार नहीं है, अगर कमेटी ये कहती है कि किसान के ये कानून सही है तो वो अपनी सीमा लांघेगी, गलत है तो सीमा लांघेगी। कमेटी केवल किसानों की और उन लोगों की जो वो भी कमेटी के सामने जाके बोलेंगे और वो तो उनकी बात भर सुनेगी। लेकिन शर्मा साहब इस बात से बेहद संतुष्ट हैं, कम से कम आदेश को स्थगित तो कर दिया गया है तीनों कानूनों के संदर्भ में, वो इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। अब हम निष्पक्ष टिप्पणी के लिए चलते हैं, क्योंकि हम 3 प्रभावित पक्षों से बात कर रहे थे इस प्रकरण के, पर श्रवण गर्ग जी हमारे पास में निष्पक्ष राय रखने के लिए मौजूद हैं। श्रवण जी लगातार इस आंदोलन की सराहना करते हैं और संवाद बनाए रखने के हिमायती रहे। जो श्रवण गर्ग जी हमेशा संवाद बनाए रखने की हिमायत करते थे, उन श्रवण जी की टिप्पणी इस संदर्भ में जरूर चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनी हुई कमेटी से संवाद करने से इन किसान संगठनों ने इंकार कर दिया है। इस रोशनी में श्रवण जी अब पूरे घटनाक्रम को आप बतौर पत्रकार किस नजरिए से देख रहे हैं, इसे जानने समझने में निश्चित रूप से हम सबकी दिलचस्पी है। नहीं, मेरा इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है। मैं केवल 2 चीजें कहना चाहता हूं जी। आपने बार बार, आपका स्वर यह है कि इससे किसानों की छवि पर एक विपरीत असर पड़ने वाला है जी, कि किसान अड़ियल हैं जी। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों पढ़ना चाहिए, किसान कहाँ अड़ियल हैं जी, किस तरह से अड़ियल हैं। आप समिति में किसी भी आदमी को रख दें जी, जिनका किसानों का विश्वास नहीं है। आप अगर देवेंद्र शर्मा को रखते उसमें, पी साईनाथ को रखते उसमें, पी साईनाथ ने किसानों की आत्महत्याओं को लेकर इतना काम किया, देवेंद्र शर्मा उनकी पार्टी के हैं। सोमपाल शास्त्री को रखते जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपने वो तो किया नहीं जी। आपने उन 4 लोगों को रखा जिनकी विश्वसनीयता इन कानूनों के संदर्भ में थोड़ी सी संदेहास्पद है। स्पष्ट ही है कि वो इन कानूनों के साथ है। वो जो कानूनों के समर्थन में बयान देते रहे और तमाम चीजें करते रहे। मैं केवल 2 पॉइंट आपसे आपके विचारार्थ रखना चाहता हूं कि ये कमेटी का औचित्य क्यों नहीं है जी। हमको यह समझना है कि कमेटी के पीछे सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की मंशा, दोनों की मंशा एक जैसी है कि दोनों की मंशाएं अलग अलग हैं जी। क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार की मंशा का हल होने वाला है क्या, या सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई संवैधानिक मामला हल होने वाला है, जैसा बादल सरोज जी ने कहा जी। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मामला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है जी। मैं इसको एक और खतरनाक तरीका मानता हूं कि एक विधेयक जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया, पहले लोकसभा ने, राज्यसभा में, और सबको पता है देश को जी कि किस तरह से उसको पारित किया गया या करवाया गया, उन कानूनों को क्या उसको लेकर जी। उसकी वैधता अवैधता या उसके संशोधन को लेकर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक जी अधिकार है क्या? अगर है कि वो सुप्रीम कोर्ट सरकार को बाध्य कर सकती है कि आपको ये करना है, तो संसद की सर्वोच्चता का जो मामला है वो कहां गया जी। मतलब सारे कानूनों को क्या, मतलब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून को लेकर नहीं किया ये काम जी। और तमाम चीजें जो जम्मू कश्मीर का मामला पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, बहुत सारे, शर्मा जी ने बहुत सारी चीजें कही, एक तेलंगाना की बात कही जी। सुप्रीम कोर्ट की केवल इस मामले में रुचि क्यों होना चाहिए जी। क्या ये अगर देश के भविष्य से जुड़ा मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को केवल एक आदेश देना है कि आपको सरकार किसानों के फैसले पर, किसानों की मांग पर तुरंत निर्णय करिए। जी।
जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि हम ब्लड शेड नहीं चाहते हैं, खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते हैं, कानून और व्यवस्था का सवाल बना के सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थकार की जो बादल सरोज कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं जी कि उसमें कोई भूमिका नहीं है। और अगर किसान कह रहे हैं कि हमको बात नहीं करना है, तो आप उनको बात भी क्यों करना चाहते हैं कि आप बात करिए। जी किसानों की पहले दिन से मांग है कि हम इन कानूनों को किसान विरोधी मानते हैं, आप इनको वापस लीजिए। जी तो ये एक ऐसी बात पे लाके रख दिया है देश को। तो मेरा एक इसमें जो मानना है वो दो चीजें मानना है। एक तो इन्होंने बताया शर्मा जी ने कि इससे कारपोरेट सेक्टर के जो पूरे एग्रीमेंट्स हैं वो होल्ड पर चले गए हैं। जी मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। मुझे चिंता ये है कि ये जो भी समय सुप्रीम कोर्ट का आप कह रहे हैं 2 महीने का दिया है, एक अनिश्चित काल भी हो सकता है। जी तात्कालिक जरूरत सरकार की यह है कि यह आंदोलन खत्म होना चाहिए। और किसान अगर मना करते हैं जैसा कि उन्होंने किया, और शर्मा जी भी कहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में उनको जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो मैंने देखा है। जी अगर सरकार कहती है कि ये किसान मान नहीं रहे हैं और पुलिस भी पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट के पास कि साहब ये ट्रैक्टर रैली निकालने से ये हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि महिलाओं को और बुजुर्गों को वहां से हटाया जाए, इन सब चीजों को एक साथ अगर आप मिला दें, और ये जो भाषण चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है पर मांग की जा रही है कि उनको हटा देना चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए, आग्रह किया है। आग्रह किया है जी इन सब चीजों को मिला के जो चीज समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि सरकार को या कानून और व्यवस्था को एक हाथ चाहिए, इस पूरी नैतिक समर्थन चाहिए अदालत का कि भाई आप बात करने को तैयार नहीं हैं तो हम ये चीजों को अब लंबे समय तक देश के हित में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम किसी भी तरह से इस पूरे के पूरे जमावड़े को हटाएंगे। श्रवण जी, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में हस्तक्षेप करने के लिए, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूं, आपने जानना चाहा कि मेरा जोर इस बात पर है कि क्या किसान अड़ियल नहीं लग रहे हैं। इसमें मेरा सवाल है आपसे, किसानों की ओर से आज कोर्ट में यह दलील दी गई थी। मैं शर्मा साहब आपके पास आऊंगा आपका हस्तक्षेप सुनने के लिए, एक बार श्रवण जी से पूरी बातचीत को हम अंजाम दे लें। तो आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही यह स्पष्ट तौर पर बताया गया कि हम कमेटी के पक्ष में नहीं हैं और हम किसी कमेटी के सामने नहीं आएंगे। यह बात किसान संगठनों की ओर से कोर्ट के सम्मुख रखी गई, तब रखी गई जब कमेटी में कौन कौन होगा ये नाम सामने नहीं आए थे। नाम सामने आए तो उसके बाद तो और तुषारापात हो गया, क्योंकि उसमें चारों नामों के संदर्भ में यह सार्वजनिक है कि वो चारों लोग इस कानूनों के समर्थन में अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति पहले ही कर चुके हैं। तो आपसे जानने में मुझे दिलचस्पी है कि किसान संगठन जो लगातार हमारे बीच में ये बात कहते थे कि हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि कोई कल को ये ना कहे कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं थे, पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसानों के लिए हस्तक्षेप करने की बात कही जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय की सारी दलीलें इसी बात पर थी। कल के सारे बयान सर्वोच्च न्यायालय के सरकार को फटकार लगाते हुए थे, सरकार पर टिप्पणियां करते हुए थे, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए थे। पर इन टिप्पणियों के बाद आज किसान संगठन सर्वोच्च न्यायालय से यही बोले कि हम आपके दखल में कहीं शामिल नहीं होने वाले। क्या कहेंगे आप इसे, किसानों की रणनीतिक समझदारी या रणनीतिक भूल? ये आपसे सवाल। नहीं, कोई रणनीतिक भूल नहीं है। किसानों ने यह मना नहीं किया है कि वो सरकार के साथ बातचीत बंद कर रही है। किसानों की बातचीत अगले दौर की जो सरकार के साथ होनी है उसमें किसान भाग ले रहे हैं जी, उन्होंने उससे मना नहीं किया है। मैं श्रवण जी फिर सवाल को दोहराता हूं, किसानों ने सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी गठित होने से पहले उस कमेटी के सामने आने से इंकार किया, इसको आप क्या मानते हैं? नहीं, वो सरकार मतलब वो उन बातचीत पूरी सरकार के साथ उनकी चल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट को पार्टी बनाना ही नहीं चाहते हैं किसान। सुप्रीम कोर्ट के दखल के लिए इच्छुक नहीं है। एमएल शर्मा जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे, उनकी बात सुनते हैं, वो बादल सरोज जी के पास चलते हैं। जी शर्मा साहब, कुछ संशोधन करना चाह रहे थे श्रवण जी के बोलते समय। तो जी दो चीज, पहली चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि कोई वृद्ध आदमी, सीनियर सिटीजन, बच्चे और लेडीज चले जाए। जी, कोई एक सो कॉल्ड एडवोकेट घुस आया है मैटर में, उसने गारंटी दी है
जी कि मेरी किसान नेताओं से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि बच्चे, बूढ़े और औरतें कल संगठन से के जितने भी वो सब चले जाएंगे, यहां वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जी। और मेरी मॉर्निंग में ही किसान संगठनों से सब कई लोगों से बातचीत हुई है और हमने ही सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले रखा कि कोई भी किसान इस कमेटी के सामने नहीं आएगा। जी। क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। एक चीज गर्ग साहब ने भी सही कही है, मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको क्लियर हो जाए किसान किस पॉइंट पे बिल्कुल सही है। जी। इन कानूनों को वापस लेने का अधिकार पॉलिसी मैटर है और ये पॉलिसी मैटर केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी को और पार्लियामेंट को, बीजेपी के एमपी एमएलए को है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो बादल सरोज जी के बाद हम वापस चलते हैं और बादल जी, अब आपसे आगे के संदर्भ में जानने में दिलचस्पी है हमारी। देश को उम्मीद थी सर्वोच्च न्यायालय दखल देगा तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। आपकी बातचीत ने, आपके फैसले ने बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर कुछ मिलने वाला नहीं है देश को। अब आप क्या करेंगे? देश की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से समाधान की उम्मीद जताई है, आप उस रास्ते में जाएंगे नहीं, करेंगे क्या? देश की सरकार ने, देश की एकमात्र संवैधानिक संस्था जिसके प्रति थोड़ा बहुत आदर और विश्वास बचा हुआ है इस देश में, उसको भी दांव पर लगाया है, जो बहुत ही अशोभनीय बात है। जी। जहां सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जिस तरीके से खड़ा कर दिया है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। क्योंकि हाल के दौर में कई सारी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठे थे, लेकिन फिर भी बाई एंड लार्ज जी सुप्रीम कोर्ट उससे बचा हुआ था। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है, अशुभ हुआ है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। इतिहास का इतना ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन कभी नहीं चला। हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। हम गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे, गण का तंत्र है, उस दिन हम भी अपनी ट्रैक्टर की परेड, बैलगाड़ी की परेड, बुग्गी की परेड, मोटर बाइक की परेड अपने देश की अलग अलग राजधानियों में निकालेंगे। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वो रामलीला मैदान तक हमें जाने की अनुमति दे। हमने कभी नहीं कहा कि राजपथ पर जो परेड निकलेगी उसी परेड में हमारी परेड भी जाएगी, इस तरीके की कोई बात हमने कभी नहीं की। हमने कहा कि हम अपनी राजधानी में किसानों की परेड निकालेंगे। ये आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। ये आंदोलन अगर आवश्यक होगा तो 6 महीने तक चलेगा, आवश्यक होगा तो 6 साल तक चलेगा, लेकिन किसान इन 3 एक्ट्स को वापस कराए बिना जाएंगे नहीं, क्योंकि वो फुल्ली कन्विंस्ड हैं कि ये एक्ट इस देश की जनता की खाद्य सुरक्षा, इस देश की संप्रभुता और इस देश की खेती किसानी के लिए खतरनाक। बादल जी, आपका यह दावा है कि ये अब तक का सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन है। हमारे सम्माननीय संतोष पांडे जी बैठे हैं, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के जिम्मेदार सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर आवाज है। उनका कहना है कि कई लोग इसमें शामिल हो गए, ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग, स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कैसा शांतिपूर्ण है। एक मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में जाना चाहता है, सभा संबोधित करना चाहता है, आप उतरने नहीं देते हैं, उसके हेलीपैड को खोद देते हैं, सारा उधम मचाते हैं और उसके बाद में दावा करते हैं सब कुछ शांतिपूर्ण है। क्या कहेंगे आप, ये शांति की कौन सी परिभाषा में आता है? संतोष पांडे जी के सवाल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप इसके जवाब में? जो आरोप आप पे समय समय पर लगते रहते हैं, आपका खड़ा रहना भी उन्हें आरोपों के दायरे में लाने में मुफीद साबित होता है। ये बादल सरोज इनके साथ क्यों है, इस पर भी आप चाहे तो कुछ कह सकते हैं। देखिए, कुछ तो ऐसे पवित्र उपदेश है इस देश में जिनको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो ही ज्यादा अच्छा है। मैं अगर उनके स्तर पर आकर अगर स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों की भूमिका के बारे में जिक्र करूंगा तो वो विषय से भटकाव होगा। ये बहस है राजनांदगांव के चौराहे पर या दिल्ली के पब्लिक मीटिंग में दिए जाने वाले भाषणों में की जानी चाहिए। यहाँ पर मुद्दे पर आना चाहिए और मुद्दा ये है कि ये संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन, उसने लाठियां खाई, आंसू गैस खाई, 57 से लेकर 60 के बीच में लोगों की मौत देखी, लेकिन इस आंदोलन के दौरान किसी भी तरीके का झंझट नहीं हुआ, कोई पथराव, कोई टकराव यहां से नहीं हुआ। खट्टर साहब अपने गांव गए थे और उनके गांव में उनके परिवार के लोग उनका किस तरीके से स्वागत करते हैं, इसकी जिम्मेदारी ये संयुक्त किसान आंदोलन नहीं ले सकता। पिछले 2 महीने से खट्टर साहब और खट्टर साहब के मंत्रिमंडल के लोग जिन जिन गांव में जा रहे हैं, गांव के किसानों ने उनसे कह दिया है कि यू आर अनवेलकम गेस्ट। अगर वो ये समझते हैं कि हरियाणा के सारे गांव में
एक खास तरीके की विचारधारा के लोगों का नियंत्रण है, तो मुझे लगता है कि इससे एक पॉइंट स्कोर वो कर सकते हैं कि बहुत जोर से शाउट कर देंगे ये देशद्रोही आ गए, खालिस्तानी आ गए, लेकिन इशू के मर्म तक नहीं पहुंचेंगे। इशू का मर्म ये है कि किसान इस कदर विचलित है कि वो आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा, इसलिए उससे चर्चा की जानी चाहिए। किसी भी तरीके की हिंसा इस आंदोलन में न हुई है, न इस आंदोलन में होगी। अब लोगों के घरों के मामले में क्या होता है, इसके मामले में संयुक्त किसान आंदोलन जो टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर की बॉर्डर पे, पलवल बॉर्डर पे, शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अपने घर के लोगों को तो खुद उन्हें ठीक करना चाहिए, अपने घर के लोगों को खुद ही संभाले। संतोष पांडे जी इन दलीलों के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उनसे पूछने के लिए सवाल अभी हमारे पास बाकी हैं, तो वो सवाल भी उनसे कर लेंगे। जी संतोष जी। सर, मैं ये कहना चाहूंगा माननीय सरोज बादल जी से, जी गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी जिन्होंने उनका वीडियो चल रहा है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ मैंने ये तोड़फोड़ करवाई है जी। उनका जो वीडियो क्लिपिंग चला है, उन्होंने उकसाने और भड़काने का काम किया है, उसका ही परिणाम है कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी की सभा को सब प्रकार से ध्वस्त करने का काम किया गया है। ये अहिंसा की बात करते हैं, शांति प्रिय आंदोलन की बात करते हैं। ये जो तख्ती लेकर के निकले थे उसमें शर्जिल इमाम, उमर खालिद सैफी, गौतम नवलखा, बर्बर राव का चित्र लेकर के, तख्ती लेकर के निकले थे और रिहा कराने की मांग कर रहे थे। जिस शर्जिल इमाम के ऊपर 10,000 पृष्ठों का चार्जशीट है, उसको छुड़ाने की मांग करने वाले ये किसान के आंदोलन में कौन लोग हैं? और जिस प्रकार से जो दिल्ली में घटना हुई, 58 लोगों की मौत हुई, हम सब जानते हैं कि परिणति क्या हुआ। आज ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? इसे शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल, गाड़ी, बैल और ट्रैक्टर से 26 जनवरी को यात्रा निकालना चाहते हैं, परेड मैदान तक जाना चाहते हैं। संकेत अच्छे नहीं है माननीय हिमांशु जी। संतोष जी, देश में संकेत अच्छे नहीं है आप कह रहे हैं। आपसे 2-3 सवाल है मेरे। हरियाणा में आपकी पार्टी की मजबूत सरकार है, पिछले 7 साल से सरकार आप ही की पार्टी की चल रही है। अगर वहां पर मुख्यमंत्री का सभा का आयोजन भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? थोड़ा अपने प्रशासन तंत्र के लिए भी कोई शर्मिंदगी का एहसास आ सकता है कि हमारा तंत्र अपने मुख्यमंत्री की अपने विधानसभा क्षेत्र में सभा करा पाने में नाकाम रहा। इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? एक दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को है जिसका आप कोई उत्तर देना नहीं चाहते कि 9 दौर की बातचीत के बाद भी आप इस देश में आंदोलनरत किसानों को राजी नहीं कर पाए, अपने साथ नहीं रख पाए, और आपके बनाए कानून पर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके संदर्भ में श्रवण गर्ग जैसे जिम्मेदार बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि संसद की सर्वोच्चता दांव पर लग गई है। आप उस संसद के जिम्मेदार सांसद हैं। इस बात को लेकर कोई तो ग्लानि, कोई तो अपराध बोध आपके अंदर होगा कि हम कहां खड़े हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं। माननीय हिमांशु जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय नरेंद्र तोमर जी सभी संवेदनशील हैं, और माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी इसीलिए कि किसी प्रकार की घटना ना हो, किसी प्रकार से किसानों के साथ कोई अन्याय ना हो, इसीलिए यह घटना हुई है। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि 9 बार की चर्चा के बाद कुछ नहीं हुआ, सरकार संवेदनशीलता के साथ चर्चा की है, उनके साथ आत्मीयता के साथ चर्चा करना चाह रही है। यदि ये चर्चा ही नहीं करना चाहते और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ये कमेटी गठित करने के बाद भी उसमें वो शामिल नहीं होना चाहते, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है? और आपने अंतिम में ये कहा कि संसद के दोनों सदनों में कानून बना जी, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए, वो कानून बन चुका है। और जब कानून बना है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं एक थोड़ी सी 2 मिनट में आपको कहना चाहूंगा माननीय हिमांशु जी, 2004 से 2014 तक इस देश में अघाड़ी नेता कहलाने वाले, किसान नेता, सहकारिता नेता कहलाने वाले माननीय शरद पवार जी किसान नेता थे।
जी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के शासन में 22 मई 2006 को और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। 2004 से 14 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार किसानों के हित में क्या की? वो फाइल धूल खाते रही। स्वयं स्वामीनाथन जी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, उसको पढ़ने लायक है, और उसमें उन्होंने ये संकेत किया है कि शायद ये काम मोदी जी के हाथ में था, पवार के हाथ में नहीं था। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है, ऐतिहासिक कदम है। इसको आज पूरा देश स्वीकार कर रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अरे संदेह का वातावरण तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने इतना दम के दिया है। इसके बाद ये दावा संतोष पांडे जी, आप जैसे समर्पित भाजपा के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये कानून बनाए, किसी से ढंग से बात तक नहीं की। ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना है, हमारा कहना नहीं। एमएल शर्मा जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं संतोष पांडे जी की बात पर। एक बार एमएल शर्मा जी की बात सुनते हैं। जी शर्मा जी। नहीं, संतोष पांडे जी सारा सिर्फ कांग्रेस की ओर इसलिए मोड़ रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है जी। इन्होंने खुद कहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कानून बनाया है, लेकिन वही माननीय नरेंद्र मोदी जी कानून के ऊपर ऑब्जेक्शन सुनने के लिए किसानों के पास खुद नहीं जा रहे हैं और उनके चमचे कड़छे जा रहे हैं जो निर्णय नहीं ले सकते। इससे बड़े गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। जब देश का प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो जरूर सुनेगी, इसलिए कमेटी बनी है। चाहे कोई किसान आए या न आए, हर किसी को एक मौका दिया है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे, गुणदोष के आधार पे किसान का ये जो कानून है ये रद्द नहीं होंगे। ये रद्द होंगे कानूनी रूप से, जो हम ऑलरेडी परसों कोर्ट को बता चुके हैं। पर शर्मा साहब, मेरा आपसे जानने में दिलचस्पी है, सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई, सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ये भी नहीं कही कानून अच्छा है, सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ये भी नहीं कही कि ये बुरा है, या आप नहीं कहा। आपसे जानना यह है तो फिर तो किसान नेता ठीक ही कर रहे हैं। जब कमेटी को कुछ तय ही नहीं करना है तो ऐसी कमेटी के पास जाके समय खराब क्यों करना? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में कई खुददार कोई स्वमूर्त क्या कहते हैं वो सब समझ ध्यान नहीं आ रहा, स्वयंभू नेता आ गए हैं वकील। ये 4 वकील ऐसे हैं जब भी कोई आंदोलन होता है ये स्वयंभू नेता बन के कोर्ट में आ जाते हैं कि हम आंदोलनकारियों की ओर से हैं, और आंदोलनकारियों के पास जाके कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है आपके पास आने के लिए। यही वजह थी कल जब ये चारों बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, टोटल गलत बोल रहे थे, किसी किसान नेता ने नहीं कहा था आप ये कहिए। और आज वो इसलिए नहीं आ पाएगी, सवेरे जब हमने कहा कि किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कानून के रद्द होने के पश्चात ही वो जाएंगे, कोई अपनी जगह से नहीं हटेगा यहां से। तो ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमेटी बनाई है ये इसलिए बनाई है कि जब प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है तो हम सुनेंगे, और कानून का निर्णय केवल गुण आधार पर होगा, कमेटी के कहने पर नहीं होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर गलत बनाया गया है, संविधान अगर इनको अधिकार नहीं देता, ये केवल हमारी पिटीशन है कि जो आर्टिकल जो नंबर 33 है। तो श्रवण जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति निकल कर आ रही है। सब तरह से यह आ रहा है कि यह कानून को रद्द करने का सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार ही नहीं है। संसद ने जो पारित किए, कमेटी के आधार पर कुछ होना नहीं है, यह भी बात कही जा रही है। आप बताएं श्रवण जी, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जो रुख लिया है, क्या ये किसी समाधान पर पहुंचने की उम्मीद आपको लगती है? मैं आपको पहले 2 चीजें जो माननीय संतोष पांडे जी ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय तोमर जी को लेकर कही जी। मेरा ऐसा मानना है, मैं चूंकि टीवी देखता रहता हूं और पढ़ता रहता हूं काफी जी। ये जितने माननीय लोग हैं ना, ये मामले को बहुत बिगाड़ रहे हैं जी। ये जिस तरह से किसानों को और किसानों के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं जी। एक तरफ तो सरकार इनसे बात करना चाहती है जी, और जिस तरह की भाषा जी और अपमानजनक शब्दों का उपयोग ये कर रहे हैं जी, किसानों को लेकर, किसान नेताओं को लेकर, आप देखिए कि इनके पास कंटेंट नाम की कोई चीज नहीं है, तर्क नहीं है जी। ये मंच पर जो भाषण दिए जाते हैं उस अंदाज में डिबेट्स में भाग लेते हैं जी, और पॉइंट्स स्कोर करना चाहते हैं, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते हैं जी।
कि प्रधानमंत्री जो माननीय हैं और इनके लिए तोमर जी माननीय हैं, उनके प्रयासों पर ये लोग पानी फेरते हैं जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी टीवी डिबेट्स में कुछ ऐसे लोगों को ट्रेंड करना चाहिए जो कंटेंट पर बात करें और मंच की तरह भाषण नहीं दें। जी। आपकी जो एक बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं शर्मा जी की बात से जी। कि प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए। जी। प्रधानमंत्री 130 करोड़ देशवासियों का बड़ा नेता है जी। और देश में प्रतिदिन हजारों समस्याएं उत्पन्न होती है और हर आदमी अपेक्षा करता है कि प्रधानमंत्री उससे आके हाथ मिलाए। जी। प्रधानमंत्री समझौता होने के बाद किसान नेताओं को चाय पर तो बुला सकता है, पर बातचीत में अगर प्रधानमंत्री बुलाता है और टीवी के कैमरे के सामने किसान नेता उनसे कह देते हैं कि हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं, हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं जब तक कि आप ये कानून वापस नहीं लेते हैं, तो ये पूरे दुनिया के सामने इस देश का अपमान होगा। हमको ये मानकर चलना चाहिए कि जो प्रतिनिधि हैं, चाहे पीयूष गोयल हैं या तोमर जी हैं या XYZ हैं, वो तमाम प्रधानमंत्री के बिहाफ पर ही बात कर रहे हैं। जी। दुनिया के तमाम देशों में हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, विदेश मंत्री, विदेश सचिव जाके बड़े बड़े समझौते करते हैं, वो देश के बिहाफ पर करते हैं। तो ये आग्रह खत्म कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए। जी। तो प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है इसमें रोल केवल संसद का है। अगर आपको बात करना है तो ये बात करिए कि संसद को या संसदीय समिति को सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती थी जी। कि सरकार को आदेश देती कि एक सिलेक्ट कमेटी को आप पूरा का पूरा मामला सौंप दीजिए, जी। जैसा कि होता है। मतलब लैंड एक्विजिशन एक्ट को जो 2014 दिसंबर में पेश किया था जी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उसको 1.5 साल तक कोशिश की गई पारित करवाने की। जी। 3 बार अध्यादेश निकाले, 2 बार पेश किया गया, अंत में मजबूर होकर सिलेक्ट कमेटी को दिया गया। वो आज भी पड़ा हुआ है सिलेक्ट कमेटी के पास, लैंड एक्विजिशन, जिससे कि किसान प्रभावित होने वाले थे। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, इस पूरे मामले में मंशा क्या है सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की, इसको लेकर पूरी चिंताएं हैं। अभी तक सरकार ने विश्वास खोया था किसानों का। मुझे डर यह है कि सुप्रीम कोर्ट को के प्रति किसान विश्वास नहीं खोएं, यह प्रयास होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है श्रवण गर्ग की, और वो टिप्पणी नाजायज नहीं है। नाजायज इसलिए नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिन भी कारणों से जो समिति आज बनाई गई है, उन समिति के सदस्यों की इस कानून के संदर्भ में जो राय सार्वजनिक है वो संदेह के वातावरण को निर्मित करती है। लेकिन बादल जी, आपके पास अब निर्णायक दौर की बातचीत के लिए हम लोग हैं। समाधान के संदर्भ में 15 तारीख को भी बात करने के लिए आप जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिन में समिति का काम शुरू होने की बात कही है, 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने की बात कही है। कुल मिला के 2 महीने 10 दिन तक तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को जिंदा बनाए रखने के लिए तैयार है। क्या बतौर आंदोलनरत किसान संगठन आपको लगता है कि एक लंबी लड़ाई के लिए ही आपको तैयार होना पड़ेगा? इन 2, 5, 10 दौर की बातचीत से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार बार बार एक ही बात कहती है, संशोधन बताइए, उसमें बात करने के लिए तैयार है। किसान बार बार कहते हैं कानून वापस लीजिए, इससे कम में हम तैयार नहीं। क्या माना जाए लड़ाई 2024 तक ही जाएगी? लड़ाई जब तक भी जाएगी, लेकिन किसान इस बात को लेकर कन्विंस है कि इसमें कोई संशोधन हो नहीं सकता जी। इसका जो फॉर्मेट है वो जीवन और मौत का सवाल है और दोनों के बीच में कोई बीच का रास्ता नहीं होता। हम लोग बातचीत के कोई रास्ते बंद नहीं करना चाहते। हमें जब बीच बातचीत में अचानक से ये कहा गया कि अमित शाह जी बातचीत करेंगे तो हम लोग चले गए थे। उसके बाद जब मंत्री स्तर पर दोबारा से बातचीत आई, हम फिर आ गए थे। हम चाहते हैं कि सरकार बातचीत के जरिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन कानूनों को वापस लिया जाएगा।
इसकी प्रक्रिया गलत है, इनका जो मंतव्य है वो गलत है। और ये बात इसलिए भी स्पष्ट हो गई है कि हमारे कृषि मंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा था कि अगर हमने इन कानूनों को वापस लिया तो कॉरपोरेट्स के आगे हमारी वजनदारी कम हो जाएगी। हमारा यही बेसिक ऑब्जेक्शन है कि कॉरपोरेट के आगे अपनी वजनदारी को कायम रखना या 130 करोड़ जनता के उन सेंटीमेंट आदर करना जिसकी वजह से वो इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सड़कों पर है, इनमें से किसी एक का चुनाव करना है और वो चुनाव लोकतंत्र नहीं है। आखिरी बात में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्तियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि राज्यसभा में ये बिल जिस तरीके से पारित कराया हुआ घोषित किया गया, उसे लेकर राज्यसभा के कुछ सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। अगर उस याचिका पर ही त्वरित रूप से कोई सुनवाई होकर कोई समाधान निकल आता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को यह समिति के गठन की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन जैसा कि श्रवण जी ने बहुत ही संतुलित लेकिन बहुत ही चिंतित कर देने वाली शब्दावली में वो बात कही है कि मैंने भी उसको ये पहले कहा था कि हमारी चिंता सुप्रीम कोर्ट की उस मान और प्रतिष्ठा के कायम रहने की है जो इस देश में बमुश्किल कुछ ही संवैधानिक संस्थाओं की बची है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी बादल जी की है। उन्हें लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा, गरिमा कहीं इस पूरे मसले के चलते घेरे में ना आ जाए। मैं आखिरी बात के लिए संतोष पांडे जी के पास में हूं। संतोष जी, आखिरी सवाल आपसे है। एक स्पष्ट बहुमत की लगातार दोबारा चुनी गई सरकार जन आंदोलन के संदर्भ में कोर्ट के जरिए समाधान के विकल्प का स्वागत कर रही है। इस लाचारी को लेकर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? आपके तमाम नेता सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे, स्वागत करते हैं, यह बयान दे रहे हैं। कोई पीड़ा नहीं है आपको कि देश की जनता ने इस देश के सम्मुख तमाम चुनौतियों के समाधान के लिए स्पष्ट बहुमत के साथ आपको चुना था और आप एक आंदोलन के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भरोसे हैं, इसको लेकर कोई खिन्नता? नेता, सरकार, देश न्यायालय के ही निर्णय को सिरोधार्य करता है और यदि न्यायालय ने कमेटी बनाई है तो इसको स्वीकार करना चाहिए और उसी के तहत हमने भी स्वीकार किया, किसानों को भी स्वीकार करना चाहिए। और किसान तो स्वीकार करने से रहे, अब तो विरोध के लिए सब प्रकार के उनके स्वर उभरने लगे। ये कहां विरोध नहीं किए हैं? ये सीएए में विरोध किए हैं, ये 3 तलाक में भी विरोध किए हैं, ये शिक्षा की नीति आई उसमें विरोध किए हैं, धारा 370 के लिए विरोध किए हैं। और देख लिए कि ये तो सब कुछ बहुमत के साथ और पूरा देश अमन और चैन के साथ इसको स्वीकार कर रहा है। हम लोग कुछ कर तो पाए नहीं, तो कुछ तो करना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। आज देश के चाहे लोकल निकाय के चुनाव हो, चाहे प्रदेश के, चाहे जीएसटी के बाद हो, नोटबंदी के बाद हो, अनेक कानूनों को पास करने के बाद भी जितने चुनाव होए, मैं ये कहूंगा कि पंजाब के छोड़ सब में भारतीय जनता पार्टी आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की रीति नीति दिशा ठीक है और इसी दिशा में, और मुझे कहने में संकोच नहीं है, ये किसानों के हित में है, इसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए। किंतु यदि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, हमको उसका भी इंतजार करना चाहिए। ये लंबे समय के लिए स्थायी नहीं है। 2 महीने में फैसले हम सबके सामने होंगे। हमको आशा और विश्वास के साथ इंतजार करना चाहिए। हमें इंतजार करना ही चाहिए। संतोष पांडे जी का मानना है सब तरफ भाजपा के प्रति जन समर्थन है, एक पंजाब में ही नहीं रहा। लेकिन संतोष जी भूल गए, जिस देश की राजधानी में संसद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए वो जाते हैं, उस दिल्ली की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत दृढ़ता के साथ विधानसभा चुनाव में नकारा। देश अपना फैसला समय समय पर देता है। लेकिन जो सबसे खराब बात इस पूरे प्रकरण में निकल कर आ रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्तर पर तो समाधान नहीं निकल रहा था, पर संवैधानिक संस्था के द्वारा दखल की कोशिश को भी आज झटका लगा है। भले ही श्रवण जी ये राय रखते हैं, बादल जी राय रखते हैं, पर सर्वोच्च न्यायालय की एक गरिमा और स्थान रहा। सर्वोच्च न्यायालय की कोशिशों को आज सार्वजनिक रूप से खारिज किया गया है। क्या ये खारिज किया जाना देश की जनता को स्वीकार होगा? इसके लिए हमें थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए
उस मसले के संदर्भ में जिसमें इस कमेटी के रास्ते भी समाधान की कोई उम्मीद इस चर्चा में जगी नहीं है। निश्चित रूप से समाधान के लिए अभी देश को और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो इंतजार सकारात्मक रहे कि रक्त रंजित ना हो, ये चिंता न केवल कोर्ट की है बल्कि इस देश के हर नागरिक की है। उम्मीद है किसान अपना संयम बनाए रखेंगे, वैसा संयम जो पिछले 50 दिन से देश देख रहा है। इस कामना के साथ अब समय है आज का शेर का। हमारा आज का शेर अकबर इलाहाबादी का है। इस कमेटी के संदर्भ में कई सारे सवाल जहन में तैर रहे हैं लोगों के, उन्हीं सवालों को व्यक्त करता हुआ अकबर इलाहाबादी का कमाल का शेर हमें मिला। अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है। फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है। उन्हीं का मजमू, उन्हीं का कागज, कलम उन्हीं का, दवात उनकी। अकबर इलाहाबादी ने जो ये लिखा था, इसके मायने आप अपनी सुविधा से निकाल सकते हैं। हम तो केवल ये शेर ही पढ़कर इस कार्यक्रम से जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आप, सादा पढ़ाओ।